फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ बिजनेस लोन। आप बिजनेस कर रहे हैं या फ्यूचर में बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको फंड चाहिए। वो फंड आपको कैसे मिलेंगे, किस तरीके से आपको ले सकते हैं, उसके क्या क्राइटेरिया हैं, क्या उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपको चाहिए, और किस किस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आप फंड रेज करते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है इक्विटी। इक्विटी में आप अपना फ्रेंड, रिलेटिव या कोई इन्वेस्टर से रेज करते हैं, या कि अपने बिजनेस से कुछ शेयर सेल करते हैं अपना फंड रेज करने के लिए। दूसरा तरीका होता है आपका डेप्ट। डेप्ट में आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू किसी अपना फंड रेज करते हैं। अलग अलग तरीके के वो बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं आपको, वो डिपेंड करता है। जैसे कि आपका वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किए, या फंड बेस्ड लोन प्रोवाइड किए, फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किए, या नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किए। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का ले रहे हैं। आपको जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है या कहते हैं आपको जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। चलिए हम उनके बारे में जान लेते हैं। पहला क्या होता है फंड बेस्ड लोन, सेकंड क्या होता है नॉन फंड बेस्ड लोन। फंड बेस्ड लोन क्या क्या होते हैं? बेसिकली इसमें जो आपको अमाउंट किया जाता है वो बोरोवर सैंक्शन करवा लेता है। इनिशियल पीरियड में एक साथ ही ले सकता है या अलग अलग टाइम फ्रेम में ले सकता है। मीन्स आपको जब भी चाहिए वो अमाउंट टोटल मिल जाएगा, या कहते हैं आप जब भी अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको चाहिए तब भी आपको मिल जाएगा। ये फंड बेस्ड लोन की खासियत रहती है। इसमें पहला कौन सा आता है? टर्म लोन आता है। टर्म लोन बेसिकली आपका शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोन लेते हैं, जैसे कि 1 से 5 साल के लिए अपने एसेट को खरीदने के लिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, कोई बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करना है, या कितने कुछ प्लांट लेना है, ये चीज़ें कुछ डेकोरेशन करना है, ये सारी चीज़ों के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 5 साल के लिए आप टर्म लोन ले सकते हैं। उस हिसाब का अवेलेबल किया जाएगा। दूसरा जो आपका अवेलेबल किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग रहता है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहता है। बेसिकली आप कोई एसेट ले रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं और लार्ज अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप रियल इस्टेट में कर रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं, या स्टील पावर प्लांट के लिए कर रहे हैं, या पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के लिए कितने आपको लार्ज प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको लंबी बनानी पड़ेगी, और जो लार्ज अमाउंट आपको टोटल लोन चाहिए ये लगभग अवेलेबल रहता है। आपको 15 से 20 साल या 10 साल के लिए लार्ज टाइम के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा बैंक के थ्रू। और तीसरा हमारा होता है बैलून लोन। बैलून लोन में बेसिकली सेम टू सेम टर्म लोन की तरह होता है, पर इसमें एक खास बात है। ये बेसिकली जो प्रिंसिपल अमाउंट आपको पे करना पड़ता है वो एंड ऑफ द टर्म लोन, मतलब मान लीजिए 5 साल का आपने लोन लेकर रखा हुआ है, तो 5 साल के एंड में आपको पे करना पड़ेगा, पर इंटरेस्ट हर समय पे करना पड़ेगा। टर्म लोन में क्या होता है, आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों साथ पे करना पड़ता है। जैसे ईएमआई की फैसिलिटी रहती है, आप उसे मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं। पर बैलून लोन में आपको इंटरेस्ट तो पे करना, क्यों इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो आप 5 साल का लोन लेकर रखे हुए हैं। पर जो 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लेकर रखा हुआ है, तो 5 साल की आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जब 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो 5 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप पे कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है? वर्किंग कैपिटल लोन। इसमें आता है कैश क्रेडिट। ये सिक्योर होता है अगेंस्ट द इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल। इससे पहले हम समझते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, पहले आपको क्या चाहिए? उसमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के बाद वो मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर के बाद आपकी उसकी मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग के बाद सेल होगा, फिर जाकर आपको मनी आएगा। तो ये प्रोसेस जो होती है ये 3 से 4 मंथ की होती है। तो इसके बीच में आपको कुछ पैसे चाहिए जिसके लिए आप अपनी टोटल वर्किंग कैपिटल चला सकते हैं। तो बैंक आपको कैश क्रेडिट प्रोवाइड करता है। आपकी इन्वेंट्री जो है और अकाउंट रिसीवेबल के हिसाब से उसके अगेंस्ट आपको एक कैश क्रेडिट प्रोवाइड कर देगा कि आपको वो जो वर्किंग साइकिल चल रहा है उसमें अपना लोन मैनेज कर सके। एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है बैंक आपको। और अपना चौथा पांचवा पॉइंट में आता है, वो क्या होता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या रहता है? जिस तरीके से आप मान लिया आपका करंट अकाउंट है किसी बैंक में, बैंक आपको बोलता है कि आपका अभी तो बैलेंस चल रहा है 4 लाख रुपए अभी आपके अकाउंट में है, तो बैंक आपको कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए बोलता है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखता है, आपकी लोन पेमेंट हिस्ट्री देखता है, आप अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कि नहीं पुराने देखता है, आपकी सिविल स्कोर चेक करता है, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, और आपका उससे अच्छे रिलेशन है बैंक के साथ, तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपका 4 लाख का है, तो बैंक आपको बोलता है कि 50,000 रुपए का आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। ये सिक्योर भी होता है, अनसिक्योर भी होता है। सिक्योर किस केस में होता है? मान लीजिए आपने एफडी के अगेंस्ट अगर आपको लोन लिया हुआ है, तो वो आपको सिक्योर में रहेगा, उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको सिक्योर में मानी जाएगी, और उसका पीरियड तब तक रहेगा जब तक वो एफडी का पीरियड रहेगा, जब तक मैच्योर का। तो ये सारी सिक्योरिटी में आ गई। अनसिक्योर में कब मिलेगा?
मान लीजिए आप कितना लोन ले रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है ओवरड्राफ्ट की, तो बैंक कितने कम आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, 25,000 या 20,000 की प्रोवाइड करेगा और कम टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड करेगा, मतलब एक वीक से लेकर 1 मंथ के लिए। अब हम जानते हैं अपना पांचवा पॉइंट वो क्या है, बिल परचेज एंड बिल डिस्काउंट। बिल डिस्काउंट ये बेसिकली इसमें क्या होता है, आप कितने ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कोई बिजनेस है, तो इसमें ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप जो बिल डिस्काउंट है तो उसमें आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको क्या फायदा मिलता है, उस पर कितने बैंक आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करता है और तुरंत इमीडिएटली आपको कैश दे देता है। तो इसी तरीके से आपको लिक्विडिटी मिल जाती है मार्केट में। जो आपकी वर्किंग साइकिल रहती है उसमें आपको पैसे कितने हैं इधर उधर घूमने नहीं पड़ते, बैंक आपको अवेलेबल करवा देता है और आपको लिक्विडिटी मिल जाती है टोटल चीजों में। तो ये सारे तरीके होते हैं बिल ऑफ डिस्काउंट और बिल परचेज में आपको मिल जाते हैं। और पॉइंट जान लेते हैं क्या है, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको सामान कोई भेजना है तो आपका प्री शिपमेंट चार्जेस लगेंगे। मतलब उसमें क्या रहेगा, प्री शिपमेंट में कुछ फाइनेंस है, आपका वर्किंग कैपिटल रहेगा, आपका पैकेजिंग मटेरियल रहेगा, या कितने आपका वेयर हाउस फैसिलिटी आपको चाहिए, ये सारी चीजें आपको पे करना पड़ेगा, तो बैंक आपको अवेलेबल करवा देगा। और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में इसमें कितने आप डिलीवर तो कर दिए, फिर उसके बाद आपको सैलरी देनी है एम्प्लॉय की और टोटल बैलेंस शीट मेंटेन करनी है, तो उसके लिए भी बैंक अवेलेबल करवा देगा आपको। ये टोटल इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए आपको किया जाता है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फंड बेस्ड लोन जान लेते हैं, वो क्या है, ये सेमी कोलेटरल फ्री लोन, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज लोन। ये बेसिकली कुछ स्मॉल फाइनेंस रहते हैं वो आपको अवेलेबल करवाते हैं लो मीडियम क्लास के, जैसे स्टार्टअप हो गया या कितना आप कोई बिजनेस चला रहे हैं उसके लिए अवेलेबल करवा दिया जाता है। पर ये जो रिटेल इंडस्ट्री है इसके लिए अवेलेबल नहीं किया जाता ये सेमी कोलेटरल फ्री लोन। अब हम जानते हैं कुछ स्पेशल स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री कहते हैं ये टोटल जो योजना रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ योजना रहती है, जो मुद्रा योजना है, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हो सकती हैं जो फंड बेस्ड लोन में आती हैं। फिर अपना आता है इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन लोन। मीन्स इसमें रहता है, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको कुछ इक्विपमेंट चाहिए, उस इक्विपमेंट जो लगते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन इसमें अवेलेबल रहता है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कितना जो इक्विपमेंट चाहिए तो उस इक्विपमेंट पे भी आपको लोन मिल सकता है, लगभग 1 से लेकर 5 साल के लिए इसके अवेलेबल किया जाता है। फिर अपना इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कमर्शियल व्हीकल लोन। बेसिकली आप कमर्शियल व्हीकल ले रहे हैं तो उसके लिए भी 1 से 5 साल के लिए आपको लोन अवेलेबल करवा दिया जाता है। अब कुछ अदर लोन के बारे में जान लेते हैं जो इसमें अवेलेबल रहता है। पहला आपका जो रहता है वो आपका कितने हैं LDR रहता है, लीज लोन जो रहता है, मतलब कुछ लीज प्रॉपर्टी अपनी रखे हुए हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी उसको भाड़े पे दिए हुए हैं, उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। अब लोन अगेंस्ट गोल्ड, आप गोल्ड के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, उसको गिरवी रख के। आप अपनी सिक्योरिटी को भी, जैसे FD हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, ये सारे भी गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। आपने पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, या कितने आप अनसिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं, आपने कुछ फाइनेंस कुछ सिक्योरिटी रख के, जैसे आपका कितना कंपनी अच्छी चली है, उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट अधिक चार्ज किया जाएगा, जैसे लोन अगेंस्ट गोल्ड इसमें कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब अपना देख लेते हैं जो आखिरी पॉइंट है, नॉन फंड बेस्ड लोन। मतलब पहले हमने फंड बेस्ड लोन देख लिया, अब नॉन फंड बेस्ड लोन देख लेते हैं। इसमें बेसिकली जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है, आपको कितने पैसे नहीं प्रोवाइड करता है, ये कितने आपको एक तरह से गारंटी प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक जो दूसरी पार्टी है उसको कितने गारंटी प्रोवाइड करता है कि आपने डिफॉल्ट किया है तो सारे पैसे मैं पे करूंगा। आपको कोई फंड इशू नहीं करता है बैंक इसमें, या आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या रहता है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी जो बायर और सेलर है उसके बीच में अच्छी बन नहीं रही है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, तो बैंक बोलता है मैं गारंटी की तरह काम करता हूं, अगर कितने बायर ने कितने कोई डिफॉल्ट किया तो सारे पैसे मैं पे करूंगा। और इसमें एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी आता है। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या रहता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में, कि आप ये सब चीज मेंशन रहती है, उसमें सब चीज लिखा रहता है कि हम पैसे अभी नहीं इशू करेंगे, जब कुछ प्रॉब्लम आएगी तब आएगा। एक बैंक गारंटी आती है। बैंक गारंटी क्या रहता है, जब टेंडर निकलता है और प्लस ट्रेडिंग होती है तो इसमें टोटल बैंक लेता है कि कोई परफॉर्मेंस जैसे बिडिंग हो गई या बोनस बिडिंग हो गई, इसमें बैंक इसमें अवेलेबल होता है और अपना गारंटर की तरफ प्रोवाइड करता है। कोई डिफॉल्ट किया तो बैंक टोटल पे करेगा, इसमें अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीजें हम जान गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।